हेलो गाइस, आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद माय फ्रेंड सैयद नदीम, जो कि करियर कोच हैं और वो बेस्ड हैं आउट ऑफ सऊदी। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से अगर आपको जॉब चाहिए है इन मिडल ईस्ट और प्राइमरीली इन सऊदी अरेबिया, हाउ कैन यू गो अबाउट गेटिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। मेरे बहुत से दोस्त हैं ऐसे जो कि नॉर्थ अमेरिका में हैं, प्राइमरीली इन कनाडा, जो कि बेहतर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से जो है वो सऊदी जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इनकम लेवल्स रिलेटिवली ज़्यादा हैं और इनकम जो है वो टैक्स फ्री भी है। तो उनका ये सवाल होता है किस तरह से हम जॉब ढूंढ सकते हैं इन सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट, और किस तरह से हम जॉब लैंड कर सकते हैं, प्लस उसके रिस्क क्या हैं वहाँ जॉब करने के, वहाँ का वीज़ा स्ट्रक्चर क्या है और क्या रिस्क हैं, और उन रिस्क को किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है। तो सारी बातें हम करेंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, क्योंकि नदीम हमसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि माइंड ब्लोइंग है। एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि वीडियो में या पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका में कैसे सेटल हुआ जा सकता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि नॉर्थ अमेरिका में कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जा सकती है। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कैनेडा, कैनेडा टू करंटली लिविंग इन यूएस। सो हम सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। Additionally, if you want to reach out to Syed Nadeem directly, I will leave his contact details in the description of this video. You can check it out, which is primarily his LinkedIn profile. You can check out his LinkedIn profile and also reach out to him if you have any questions. Now, without further wait, let's get rolling into the podcast. Ji Nadeem, thank you for joining in. Thanks for agreeing to come on the podcast. The reason जिसकी वजह से मैं आपको बुलाना चाहता था इज़ कि मैंने आपको बहुत सारा काम देखा है लिंक्डइन पे, और आप जो है वो बहुत अच्छी कोचिंग करते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस एज अ फंक्शन, और फाइनेंस में जॉब्स, बिजनेस पार्टनरिंग, फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग एंड ऑल। सो मैं खुद भी फाइनेंस की फील्ड से हूँ, तो आई हैव बीन वेरी अट्रैक्टेड टू द कंटेंट दैट यू पोस्ट। और रिसेंटली मुझे पता चला कि आपके जो है वो कोर्सेज भी हैं रिलेटेड टू सेम, विच इज़ अगेन विद रिगार्ड्स टू द फील्ड ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस में जॉब्स और उसमें करियर डेवलपमेंट एंड ऑल, विच इज़ अमेजिंग। तो मैंने उसको वो भी चेकआउट किया। बल्कि जिस तरह मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि मैंने आपसे कुछ सीखना भी है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे जो है वो आपने वो कोर्स डिज़ाइन किए हैं, लॉन्च किए हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि मैं भी करना चाह रहा हूँ, काइंड ऑफ कॉल इट स्टेप टू फ्रॉम यूट्यूब। जो मेरा इंग्लिश चैनल है विच इज़ अराउंड करियर कोचिंग एंड पर्सनल फाइनेंस, दीज आर द टू टॉपिक्स जो मैं उसमें लेके चलता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको भी ज़रा कोर्सेज में भी एक्सपेंड करूँ। सो आई वुड लाइक टू लर्न मोर फ्रॉम यू ऑन हाउ टू डू दैट। बट आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से मिडल ईस्ट में और प्राइमरीली सऊदी में जो है वो लोग जॉब्स ले सकते हैं। और ये एक बहुत कॉमन सवाल आता है जो कि मेरे दोस्त हैं यहाँ कनाडा में और यूएस में, बट प्राइमरीली कनाडा में जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ, आजकल जो है वो रिलेटिवली कनाडा में इमिग्रेशन कन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है, इकोनॉमी का साइज़ इतना बड़ा है नहीं। तो अगेन होता ये है कि इकोनॉमी अगर लिमिटेड है, ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो द शेयर ऑफ योर इनकम बेनिफिट और इकोनॉमिक बेनिफिट वो रिड्यूस होता रहता है। तो लोग एक सोचते हैं कि यार अब हम इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए कहाँ जाएँ? तो एक तरीका जो कि मेरा ख़्याल से रिलेटिवली प्रेफर्ड है कि आप यूएस मूव कर जाएँ, जो कि मैंने किया। बट वो मूव करना आसान नहीं है, क्योंकि यूएस में अपने चैलेंजेज़ हैं विद रिगार्ड्स टू वर्क वीज़ाज़, विद रिगार्ड्स टू H-1B एंड ऑल। दूसरा जो रिलेटिवली आसान है और बहुत से बेनिफिट्स भी रखता है, वो है कि अगर आप मिडल ईस्ट मूव कर जाएँ। और इसमें सऊदी इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस एट द मोमेंट। मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने पैसा कमाना है, तो जो बिगेस्ट पाइल ऑफ मनी है, उसके जितना करीब जाके आप खड़े हो जाएँगे ना, उतना आपको फ़ायदा होगा। जहाँ आपको लगे कि टावर ऑफ मनी है, ज़रूरी नहीं है आप उसी टावर के अंदर घुस जाएँ, बस उसके साथ जाके अगर आप खड़े हो जाएँ। एंड सऊदी इज़ वन प्लेस बिकॉज़ सऊदी इज़ बूमिंग, सऊदी इज़ डूइंग वेल एंड इकोनॉमिकली सब अच्छा कर रहा है। तो सऊदी इज़ अ प्लेस टू बी फॉर समवन जिसने बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना हो या अपने आप को डेवलप करना हो इकोनॉमिकली, करियर वाइज़ एंड ऑल। बट इस सब में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें उन लोगों के लिए जो आपको जानते नहीं हैं और लिसनर्स सुन रहे हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर वील मूव इनटू हाउ वी कैन फाइंड जॉब्स इन इन सऊदी ऑल टुगेदर। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच बैरोस फॉर दिस कॉल। आई थिंक आई मैं भी बड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता आपसे। हमने बीच में कई दफ़ा बात की है, कुछ कोलैबोरेट करते हैं, तो थैंक्स गॉड कि आपने मुझे लिया इस कॉल पे। और आई थिंक नाउ वी आर सिटिंग टुगेदर एंड कोलैबोरेटिंग इन वेरी हॉट टॉपिक इन दीज डेज। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था कराची से ही। हम कराची में पैदा हुए हैं, वहीं पे सारा काम किया, वहीं पढ़ाई हुई सारी हमारी। तो वहीं से ग्रेजुएशन किया, वहीं से हमने अपनी एजुकेशन ली, वहीं शादी हुई सारी। तो शादी हुई, बच्चे हुए मेरे, उसके बाद मैं पाकिस्तान में एक कंपनी में काम कर रहा था। तो आईसी में मैंने किया था क्वालिफाई। उस क्वालिफाई करने के बाद फिर मुझे सऊदी से जॉब आ गई थी।
2013 में। तो वहाँ 8 साल काम किया मैंने एज़ अ नेशनल मैनेजर फाइनेंस। उससे पहले मैंने स्टार्ट किया जर्नी अपना कॉस्ट असिस्टेंट से, जिसमें बहुत ही लो सैलरी थी वहाँ पे। तकरीबन मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तकरीबन ₹5000 से। तो वो स्टार्ट करते-करते कॉस्ट असिस्टेंट बने, फिर असिस्टेंट मैनेजर बने उस कंपनी में। वहाँ से निकल के फिर हम गए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, फिर नेशनल मैनेजर फाइनेंस। तो करते-करते इस जर्नी में आईसी में भी क्वालीफाई हो गया था, शादी भी हो गई थी। तो 2013 में मेरे पास ऑफर आई सऊदी अरब से जॉब करने की। तो सऊदी आ गया 2013 में। एक कंपनी यहाँ पे तमर ग्रुप के नाम से, वहाँ पे उन्होंने मुझे एज़ अ फाइनेंशियल कंट्रोलर हायर किया था। तो उनके साथ काम किया 8 साल। 8 साल बाद 2021 में उन्होंने ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट मेरा रिन्यू नहीं किया। 2021 में जॉब खत्म हो गई थी। वो जो जॉब खत्म हुई वो बड़ा डैमेज था मेरे लिए, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की और वी थिंक वी डोंट डिज़र्व लाइक दिस। तो वो 1 महीने के नोटिस पे हमें बुलाया कि जी आपका ये नोटिस पीरियड है और आप ये अब आप देख लें अपना इंतज़ाम कर लें। अब इंतज़ाम करने के लिए 2 चीज़ होती हैं, या तो आप एग्ज़िट लें वहाँ से सऊदी अरब से, दूसरा ये है कि अपना वीज़ा आप ट्रांसफ़र ले लें। अब क्योंकि मुझे उन्होंने टाइम दिया था 1 से 2 महीनों का, दैट वाज़ वेरी टफ। अब 99% लोग क्या करते हैं, वो सऊदीया से निकल जाते हैं क्योंकि वो जॉब ढूँढने का सोचते नहीं हैं। वो सोचते हैं यार टाइम ज़ाया होगा, यहाँ से निकलते हैं वहीं पे कुछ करेंगे, क्योंकि जितना सरमाया है या जितना रहेंगे उतना खत्म हो जाएगा। ये माइंडसेट होता है। तो ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान और सऊदीया इज़ डिफरेंट। आपको रेंट पे करना है, स्कूलिंग पे करनी है, ग्रोसरी पे करना है। वो 99% लोग उस एक्सपेंस को बचाने के लिए एज़ सून एज़ पॉसिबल दे लेफ्ट सऊदी अरेबिया। सो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया कि मुझे यहाँ पे रहना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात, ये सब चीज़ें मुझे पता था और मुझे पता है कि मैं 10 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ। मेरी वो मार्केट नहीं है, मेरा वो नेटवर्क नहीं है वहाँ पे। जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया यहाँ रहना है। अब कैसे रहना है? ज़ाहिर है फाइनेंशियल मैनेज करने पड़े मुझे। मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही थी पाकिस्तान में, महीने का खर्चा वहाँ चले जाता था, तो मैं उतने ही रखता था जितने मेरे पास ज़रूरत होती थी घर के अंदर। तो जब ये सब हुआ तो मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए बहुत बड़े। फाइनेंशियल इश्यूज़ मैनेज करने के लिए मैंने सबसे पहले ये काम किया कि अपने फाइनेंशियल को एक्सेल पे लेके आ गए सारे। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा अगर ये बैलेंस है, उस बैलेंस को मैं कितना सर्वाइव कर सकता हूँ। सर्वाइव नहीं कर सकता, बल्कि मैं उसको रीगेन कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने वो पूरी स्प्रेडशीट, पहला काम ये किया कि मैंने अपनी वाइफ़ को बैठाया अपने साथ, कि अब जो हो गया हो गया। अच्छा, पहले 3 रात तो मुझे नींद भी नहीं आई थी जब ये हुआ था। लेकिन चौथे दिन मैं उठ गया तो मैंने कहा अब कुछ करना है। मैंने अपनी स्प्रेडशीट बनाई, वाइफ़ को दिखाई, मैंने कहा भई आज का बैलेंस ये है एज़ ऑफ टुडे, और कितने महीने मैंने जो बनाई है शीट, वो 3 महीने के बाद पैसे खत्म हो जाएँगे। अब तुम बताओ करना क्या है इसके अंदर? तो वाइफ़ ने काफ़ी सपोर्ट की उसपे। उन्होंने कहा कि ये हम एक्सपेंस कम करते हैं, वीकेंड्स डाइन आउट करते हैं, चलें हम नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी इस दफ़ा। तो ये सब कर करा के जो हमने सपोर्ट किया एक-दूसरे के साथ, तो हमने 3 महीने को 6 महीने में स्ट्रेच कर लिया, जिससे मुझे बहुत रिलीफ़ मिला। रिलीफ़ मिलते ही मैं एक आध फिर मुझे ट्रांसफ़र लेने के लिए मैंने एक एक मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे, उनके रेस्टोरेंट था, मैंने उनसे बात की, यार मैं आपको आपके फाइनेंशियल में सपोर्ट कर दूँगा और मुझे अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवाना है। मैं आपको आधे दिन आके आपके साथ काम करने करूँगा, आपकी अकाउंटिंग, फाइनेंस, रिपोर्टिंग सब कर दूँगा। वो एग्री कर गए। उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र ले लिया, वहाँ से एक और रिलीफ़ मिला मुझे। अब तीसरा रिलीफ़ था, मुझे जॉब चाहिए थी। ज़ाहिर है वो कब तक चलता है, 6 महीने तो बहुत जल्दी खत्म होते हैं। तो हमारे एक वहाँ दोस्त थे जद्दा में, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार देखें आपकी कंसल्टिंग कंपनी है, मुझे काम चाहिए। उन्होंने कहा यार काम तो मिल जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा सैलरी मत दें आप, मुझे काम दे दें, और एक काम ये करें, मुझे एक टाइटल चाहिए जो मुझे लिंक्डइन पे अनाउंस करना है। उनको पता थी मेरी स्टोरी कि जॉब खत्म हुई है, तो उन्होंने उसमें मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम पोजीशन लो डायरेक्टर की। मैंने अनाउंस किया वेबसाइट पे, और उसके बाद मैं एक्टिव हो गया मार्केट के अंदर। ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ था। तो 2 महीने उनके साथ काम किया मैंने विदाउट एनी सैलरी। मेरा लैपटॉप था, मैं जाता था अपना खर्च करके, गाड़ी, पेट्रोल सब चीज़ें उनके साथ दिन भर उनकी मीटिंग्स अटेंड करने, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। तो उसके बाद 2 महीने बाद मुझे एक ऑफ़र आ गई जॉब की, एक और कंपनी की वजह से। तो वहाँ से उन्होंने मुझे रीस्टार्ट किया दोबारा जॉब पे, क्योंकि मैं जॉब पे था तो मैंने नेगोशिएट भी अच्छी कर ली उनसे। क्योंकि जब जॉब पे नहीं होते तो आपकी नेगोशिएशन पावर नहीं होती है। तो मैंने नेगोशिएट किया उनसे, मेरी मतलब की सैलरी मिल गई, तो मैं ऑन जॉब हो गया। उनको मैंने थैंक यू किया, कंसल्टिंग कंपनी को थैंक यू किया, रेस्टोरेंट वाली कंपनी को, और प्रॉपर्ली मैं ट्रांसफ़र उस कंपनी में हो गया, जहाँ से मेरा दोबारा से मेरी ज़िंदगी वापस आई सऊदी अरब में। तो वो एक जर्नी चलता रहा। अभी मैं 2-3 कंपनी में काम किया मैंने, फिर एक जंजू फार्मा कंपनी है वहाँ काम किया, फिर एक आध आजकल मैं ज़ेन के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, फुल टाइम जॉब के साथ, क्योंकि ये सब जो हुआ था वो एक लेसन भी होता है आपके लिए। तो लेसन के साथ-साथ फिर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की और सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनाना शुरू की, 2021 में कोविड के दौरान। वहाँ जब सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, तो वो हमें पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनती कैसे? खाली पोस्टिंग से कुछ नहीं होता। आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, लोग आपके फ़ॉलो कैसे करेंगे? तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता एक कोर्स करना शुरू की फ्री। मैंने पहला कोर्स किया था, मुझे याद है, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के ऊपर।
तो मैंने एक कोविड के दिनों में लोग घरों में बैठे थे, मैंने एक फ्लायर बनाया और सोशल मीडिया फ्लैश कर दिया कि ये रजिस्टर कर ले, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेनिंग हो रही है। तो उस पहले कोर्स में तकरीबन 50 लोगों ने ज्वाइन किया डिफरेंट कंट्रीज से। तो जब 50 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो मुझे मजा आया कोचिंग करने में। मैंने 1 हफ्ते बाद फिर अनाउंस कर दिया दोबारा वही कोर्स। मैंने कहा यार क्योंकि हम भी फारिग थे, जॉब थी नहीं हमारे पास, लोग भी फारिग थे घर में, तो मैंने एक और अनाउंस कर दिया पावर बीआई के ऊपर कोर्स। लोग फिर आ गए मेरे पास ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, तो 50 60 फिर आ गए। तो मैंने 2 हफ्तों में 100 लोगों को ट्रेन कर दिया। अब उसके बाद जो है ना, अब जब आपको किसी को फ्री देते हैं ना, दे बिकम योर एम्बेसडर। क्योंकि देखें फ्री आजकल कोई देता नहीं, तो मैंने जो इनिशिएटिव लिया वो लोगों ने काफी पसंद किया, और उन्होंने वो चीज सोशल मीडिया पे लेके आ गए सब चीजों को कि यार इस बंदे ने बड़ा जबरदस्त काम किया और ये और वो। फिर मैंने एक और प्लेटफॉर्म बनाया अपना, एक फ्लायर क्रिएट किया कि अगर किसी को कोई कोचिंग चाहिए बिजनेस पार्टनरिंग पे, एफपीए पे, इंटरव्यू स्किल्स पे, सीवी कैसे बनता है, कैरियर एनहांसमेंट कैसे होती है, तो मैंने एक फ्लायर बना के अगेन सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे फ्लैश कर दिया कि जिसको कोचिंग चाहिए आधे घंटे की फ्री कोचिंग अवेलेबल है। तो एक आध लोगों ने ज्वाइन किया, उसने टेस्टिमोनियल दिए, हमने टेस्टिमोनियल पोस्ट किए। उस पोस्ट को देख के लोगों ने फिर ज्वाइन किया, ऐसा ऐसा करते करते मुझे आज 2 साल हो गए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मैं कोचिंग नहीं छोड़ा फ्री अपनी, क्योंकि दैट वाज माय स्टार्ट। क्योंकि मैं, वो बड़ा अनफेयर है कि आप वो फ्री के छोड़ के स्टार्ट कर दें मोनेटाइजेशन पे, क्योंकि लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। तो वो मेरा अभी भी फ्री चल रहा है इस वक्त, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरी फ्री मोनेटाइज कोचिंग आ चुकी है इस वक्त। लेकिन वो आधे घंटे की कोचिंग में मैंने क्या किया पिछले 2 ढाई साल में, जब मैंने कंसिस्टेंसी से काम किया, तो उसके अंदर तकरीबन अब तक 300 से ज्यादा लोग मेरे साथ कोचिंग में आ चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, कनाडा, इवन टर्की से बंदे आए हैं, सोमालिया से बंदे आए हैं, साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं कनेक्ट करने के लिए। तो वो एक बड़ा एक सेटिस्फाइड मोमेंट था मेरे लिए कि आपने कुछ देना स्टार्ट किया, विच इज गिविंग माइंडसेट। वहां से सोशल मीडिया की प्रेजेंस और पक्की हो गई, क्योंकि लोगों ने इंडोर्स कर दिया कि यार ये बंदा कुछ क्रिएट करता है वैल्यू। जब एंडोर्स कर दिया तो वो 1 से 5 को बताते हैं, 5 से 10 को बताते हैं, तो फिर वो एक फॉलोइंग बनती है। इन पैरेलल मेरी अपनी पोस्टिंग करता था, मैं आर्टिकल लिखता था, मैं डिफरेंट चीज़ों को पोस्ट करता था बना बना के, तो बहुत टाइम खर्च किया है। तो करते 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 आज हम यहाँ पहुंचे कि अभी मैंने रिसेंटली अपना एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोर्स एक अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट में। क्योंकि उस कोर्स के अंदर अभी तक जो कंटेंट हमने दिया है कोर्स में, वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। वो हम उस पर बात करते हैं आगे जाके, लेकिन ये कि दिस इज माई जर्नी इन शॉर्ट। थैंक यू नदीम, दिस इज़ अमेजिंग। फ्यू रिफ्लेक्शंस। एक तो आपने प्लानिंग की बात की। मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ कि आप जो कि मैं पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बनाता हूँ और कंटेंट क्रिएट करता हूँ लिंक्डइन पे भी, यूट्यूब पे भी, कि आप जो है वो प्लानिंग करें अपनी फाइनेंशियल, कि आपको कितने सेव करने हैं, आपको कब जो है वो व्हेन यू विल कंसिडर योरसेल्फ फाइनेंशियली फ्री एंड ऑल। मुझे बहुत से लोगों से ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि यार वो मैं करने बैठा था, पर मुझे तो वो मैं इतना डर गया कि मैंने बंद कर दिया उसको। ये वो वाला रिस्पॉन्स है कि मैं मेडिकल अपना चेकअप कराने इसलिए नहीं जाता कि कुछ निकल ना आए। व्हिच व्हिच इज़ अ बिगर इश्यू, राइट? कि अगर कुछ है तो आप उसको अभी चेक कराएँ ताकि आप उसका कोई हल निकाल सकें, वर्सेस ये कि मैं करने बैठा था और वो इतना मैं डर गया कि मैंने उसके बाद किया ही नहीं। सो दिस इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ यू। मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग ये करते ही नहीं है कि यार अगर मैं प्लान करने बैठ गया, एक्सेल फाइल खोल ली, अपने एसेट्स वगैरह डाल लिए, तो ये तो कहानी कहीं और निकल जाएगी। माइट एज़ वेल जस्ट कीप यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड एंड जस्ट कीप लिविंग डे टू डे। नंबर 2, जो आपने कहा कि आप अपने यू सैट डाउन विद योर स्पाउस, अपने बेगम के साथ बैठ के आपने यू डिस्कस्ड द सिचुएशन, दैट इज़ अनदर थिंग जो कि बहुत से लोग नहीं करते। और उसकी मैंने 2 वजहें देखी हैं। एक तो थोड़ी मेल ईगो होती है कि मैं खुद मैनेज कर लूँगा, व्हाई डू आई नीड टू इन्वॉल्व माय वाइफ, व्हिच आई थिंक इज़ अ मच इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज़ यू आर वन यूनिट एंड यू आर नॉट सेपरेट। और दूसरी ये ईगो होती है कि इट विल आई विल कम अक्रॉस एज़ फेलियर, कि अगर मैं अपनी वाइफ़ को ले आया और बोला कि वी हैव अ सिचुएशन, आई नीड हेल्प एंड ऑल, इसका मतलब ये कि मेरे हाथ से सिचुएशन जा चुकी है और अब जो है वो मुझे फाइनेंसेस पे भी बेगम की हेल्प चाहिए, तो वो एक और ईगो होती है कि इट मीन्स दैट आई एम डिक्लेयरिंग फेलियर। सो अनदर थिंग आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट कि हाउ ब्रेव इज़ दिस। तीसरी चीज़ ये कि जो आपकी सिचुएशन हुई थी, दैट आई हैड अ सिमिलर सिचुएशन बिकॉज़ व्हेन आई मूव्ड टू कनाडा आई डिडंट हैव जॉब। सो आई डिडंट हैव अ जॉब फॉर 3 मंथ्स और मेरा करियर उससे पहले बहुत हाई फ्लाइंग था। आई वाज़ मेकिंग गुड मनी एज़ वेल एंड सडनली एवरीथिंग जस्ट कोलैप्स्ड। आई लॉस्ट माय आइडेंटिटी, कि मैं लोगों को बताता था कि मैं कौन हूँ अपने टाइटल से। इसके अलावा तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है आपकी। अगर आपसे कोई पूछता है, "जी, आप कौन हैं? या आप क्या करते हैं?" तो एक ही चीज़ हम करते हैं कि हम नौकरी करते हैं, उस नौकरी का टाइटल बता देते हैं। एंड आई लॉस्ट दैट आइडेंटिटी और मुझे भी जो है आई कुडन्ट स्लीप फॉर 3 मंथ्स। और मैंने एक प्रॉमिस अपने आप को किया था, मैंने कहा आइंदा ऐसी सिचुएशन में कभी फिर नहीं आऊँगा मैं।
व्हिच इज़ कि अगर जॉब रहे या जॉब ना रहे, मैं सोऊँ बहुत मज़े से। लाइक आई गो इन द बेड एंड आई स्लीप। तो मैंने कहा ऐसी अपनी लाइफ़ मैंने क्रिएट करनी है कि मुझे नींद का इश्यू या चैलेंज कभी नहीं हो। एंड हेंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द साइड इनकम, साइड हसल्स एंड ऑल कि नौकरी, नो नौकरी, अगर मुझे कोई डिफरेंट चॉइस लेनी है, कोई नौकरी छोड़नी है, डिस्टेंस ज़्यादा है, ये नौकरी पसंद नहीं आ रही, ये नौकरी मुश्किल है, लोग पसंद नहीं आ रहे, व्हाटएवर, आई कैन ईज़िली टुमारो वेक अप एंड से हियर इज़ द रेजिग्नेशन लेटर, क्योंकि मेरी दुकान बंद नहीं होगी। कम हो जाएगी, मुझे स्केल डाउन करना पड़ेगा, मे बी इट्स नॉट द काइंड ऑफ सेम इनकम दैट आई वुड बी अर्निंग। सो दैट्स द थर्ड थिंग आई वांटेड टू रिफ्लेक्ट ऑन। और लास्ट चीज़ जो आपने बात की व्हिच इज़ गिविंग फॉर फ्री, आई थिंक उससे फ़ायदा एक ये भी होता है, जो आप कंटेंट यू आर गिविंग फॉर फ्री इज़ के यू लर्न अ लॉट। क्योंकि जब मैंने नया-नया शुरू किया था, आई डिडन्ट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई डिडन्ट नो हाउ टू कोच एंड टीच पीपल एंड ऑल। तो बहुत सी मेरी लर्निंग व्हाइल पढ़ पढ़ के हुई है, क्योंकि मैंने चीज़ें पढ़ी, मैंने कुछ एक आध कोर्सेज़ भी लिए। बट ज़्यादातर जिस तरह होता है कि आपकी ट्रेनिंग ऑन जॉब होती है। तो मैंने जब लोगों को फ्री ऑफर करना शुरू किया, तो जब कोचिंग सेशंस, तो मे बी दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ द कोचिंग सेशंस, बट आई लर्न्ड अ लॉट कि लोग किस किस्म के सवाल करते हैं, लोग क्या पूछते हैं। एंड बिकॉज़ आई वाज़न्ट चार्जिंग, सो आई वाज़न्ट रियली फीलिंग बैड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। And hence, I think it's always good to train yourself as well before you really start monetizing anything. So, anyways, this was a beautiful intro, and I just wanted to reflect on a few things. Now, let's jump into the thing that I want your help with, which is a lot of listeners that I have are from North America, Canada से primarily belong करते हैं, और वो कनाडा के इकोनॉमिक सिचुएशन से प्लीज़ नहीं है, which I understand. तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जो है वो किसी तरह मिडल ईस्ट निकल जाएँ। लेकिन किस तरह जो है वो जॉब ढूँढें? पहला, हाउ डू दे सर्च फॉर जॉब एंड हाउ डू दे काइंड ऑफ लैंड अ जॉब? आई थिंक दे आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन्स व्हिच इज़ जॉब ढूँढें कैसे? और अगर जॉब मिल जाए कि अच्छा ये 2-3 जगहों पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसमें जॉब लैंड कैसे करें? तो इस पे अगर आप थोड़ी-सी अपनी कंट्रीब्यूशन शेयर करें। थैंक यू। जी, देखिए अभी ना इसको मैं जॉब कैसे सर्च करनी है इस पे हम बाद में आऊँगा। लेकिन पहले देखना है कि सऊदी अरब की स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन इस वक़्त है क्या? सऊदी अरब सोच क्या रहा है इस वक़्त? ठीक है, सऊदी अरब का एक विज़न है 2030 विज़न, जहाँ पे बहुत सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन के ऊपर। सऊदी अरब में पिछले 2-3 साल में जो मैसिव चेंजेज़ आई हैं, आई हैव नेवर सीन इन लास्ट 100 इयर्स। ठीक है? तो हमें ये समझना है कि सऊदी अरब में डिमांड है क्या इस वक़्त? क्योंकि जॉब एक सेपरेट थिंग है, जॉब आपको मिल जाएगी अगर आप उस डिमांड के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे। जो चीज़ें इस वक़्त हो रही हैं, जो सऊदी का विज़न है, वही विज़न लेके चल रही हैं यहाँ पे कंपनीज़। जो भी बड़े-बड़े जो जायंट एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो उस विज़न को फ़ॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दे आर फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द विज़न ऑफ सऊदी अरेबिया। अब जो वो लोग कंपनीज़ हैं, वो ऐसा रिसोर्स देख रही हैं, जो उस इंटीग्रेशन का पार्ट बने, जो कि सऊदी के विज़न के साथ कनेक्टेड है। मैं बात नहीं कर रहा कि आपके को बहुत ही हाई-फाई किस्म के पोज़ीशंस हों, लेकिन इवन हर पोज़ीशन उनके लिए मैटर करती है क्योंकि हर पोज़ीशन एक स्पेस लेती है कंपनी में जो कि कंट्रीब्यूट करती है कंपनी में। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं इस वक़्त, आपकी पास ऐसी क्या स्किल्स हैं, जो कि सऊदीया को हेल्प कर सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सऊदीया का विज़न है डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, सो आप ऐसा क्या ऑफ़र करते हैं किसी भी कंपनी को, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करे, उसके विज़न से मैच करे? ठीक है? सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है। एक एक नॉर्मल इंसान अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, एक जनरल अकाउंटेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है इस वक़्त, ठीक है? अगर आपको वो नॉलेज है जो कि यहाँ के सऊदी को भी है, तो आप रिप्लेसेबल हैं। तो आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। अगर किसी को रिसीवेबल पे काम करना यहाँ आता है किसी सऊदी को और आप यही ऑफ़र कर रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट द जॉब, ठीक है? एक तो चीज़ हमें समझना है कि उस विज़न के साथ आपको अपने आप को कनेक्ट कैसे करना है, आपने अपनी प्रोफ़ाइल को कैसे कनेक्ट करना है या आपके पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं या नॉलेज है जो कि आप ऑफ़र कर सकते हैं किसी सऊदी कंपनी को। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे 2 तरह के वीज़े होते हैं काम करने के सऊदी अरब में, जो कि मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर रहा हूँ। एक तरीका ये होता है कि लोग आते हैं आज़ाद वीज़े के ऊपर यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट वीज़ा, जो कि प्राइवेट वीज़ा होता है। लोग यहाँ पे कफ़ील सिस्टम है, उससे खरीदते हैं और यहाँ पे आते हैं और फिर जॉब सर्च करते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब आप आते हैं, आप ठीक-ठाक पैसे खर्च करते हैं डिपेंडिंग ऑन अच्छा उसमें क्या होता है कि आपके पास प्रोफ़ेशन भी होते हैं, कि आप जब यहाँ आ रहे हैं, तो आप कौन से प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। लोग आ जाते हैं लेबर के प्रोफ़ेशन में क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि आप फैमिली को नहीं रख सकते यहाँ पे, उस वीज़े के ऊपर और वो कन्वर्टेबल नहीं है किसी और प्रोफ़ेशन के ऊपर। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वज़ह से लोग आ तो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको वो साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होते आने से पहले जो कि यहाँ पे आके एक्सप्लोर करते हैं वो लोग और फिर रिग्रेट करते हैं कि क्यों किया हमने।
और जब यहाँ पे वो लैंड करते हैं तो ज़ाहिर है आपको 3 वक़्त का खाना चाहिए, आपको घर चाहिए, वो एक्सपेंसेस है। आजकल जो रेट जा चुका है करेंसी का वो ठीक-ठाक ऊपर है, तो मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता आजकल के दौर में कि आप जॉब छोड़ के डेस्परेट होके यहाँ पे आएँ, ठीक है? दूसरा तरीका होता है कि आप प्रॉपर्ली अप्लाई करते हैं जॉब, आपको जॉब मिलती है और कंपनी आपको हायर करती है, ऑफर देती है और कंपनी ही आपको बुलाती है अपने वीज़े के ऊपर। उसमें सारे खर्चे कंपनी उठाती है, आपको यहाँ से अपने अपने पाकिस्तान में दरवाजे से लेके यहाँ तक पहुँचाने के सारे खर्चे कंपनी उठाती है। अब उसमें क्या होता है कंपनी आपको वीज़ा इश्यू करती है, वो वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, उसपे स्टैंपिंग होती है, आप यहाँ लैंड करते हैं, कंपनी आपको हाउसिंग देती है, कंपनी सैलरी स्टार्ट करती है, आपकी लाइफ बनती है प्रॉपर, आप फैमिली को ला सकते हैं। ये 2 तरह के रूट हैं यहाँ पे आने के। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जो लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं, जिसको कंपनी बुलाती है, मैं अब आज़ाद वीज़े की बात नहीं कर रहा, वो तो एक कॉम्प्लिकेशन है ही है। आज़ाद वीज़े के अलावा जब लोग यहाँ पे आते हैं, अब उसमें क्या होता है कि जॉब ढूँढने के 2 तरीके इसमें होते हैं कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट भी 2 तरह के हैं इसके अंदर, आप एक्टिव कैंडिडेट हैं या पैसिव हैं, ठीक है? एक्टिव वो होते हैं जो आपको पता है कि लोग अप्लाई करते हैं जॉब को, वो ढूँढते रहते हैं, फॉलो करते हैं लोगों को यार जॉब का क्या हुआ, जॉब का क्या हुआ। एक वो होते हैं जो पैसिव कैंडिडेट होते हैं, जो सोशल मीडिया पे अपनी प्रेज़ेंस पे काम करते हैं और वो भी अपनी जॉब से खुश नहीं होते हैं, लेकिन दे प्रिटेंड करते हैं कि दे आर हैप्पी। लेकिन जब ऑफर आती है वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है जॉब ढूँढने की। एक्टिव कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है क्योंकि वो थोड़ा डेस्परेट होता है। वो हमेशा नाखुश रहता है, कुछ भी मिल जाए उसको, वो नाखुश रहता है जॉब में, बॉस से नाखुश रहेगा या अपनी कंपनी से नाखुश रहेगा। पैसिव भी ऐसे ही होता है अंदर से, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं कर रहा होता और वो अपने सोशल मीडिया के एक्टिविटी से अपने आप को प्रेज़ेंट करता है और वहाँ से उसके सीवी की प्रोफाइल कैच होती है। तो ये 2-3 तरीके हैं जहाँ से आपको एक जॉब के रूट बनते हैं यहाँ पे आने के। तो आपने फॉलो करना है कि आपने किस तरह के रूट को उठाना है। आपने एक्टिव बनना है, पैसिव बनना है, पैसिव बनने की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एक्टिव की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो वीज़े की कॉम्प्लिकेशन अभी भी यहाँ पे है आज़ाद वीज़े की, जिसके अंदर बहुत चैलेंजेस हैं। आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू कम ऑन द आज़ाद वीज़ा। गॉट इट, वेरी क्लियर, थैंक यू। अच्छा, आपने कहा कि अगर तो आप अपनी जो है वो एक्टिव और पैसिव की बात की, लेट्स से दोनों शुरू कर दे अगर कोई इंडिविजुअल के दे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, लेट्स से बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड, प्राइमरीली लिंक्डइन बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, पर वो तो irrespective necessary, I think it's not just for primarily for Saudi as well, for other countries as well. But मैं Canadian national हूँ, I'm sitting in Canada and now I want to move to Saudi. तो मैं क्या करूँ? पहले शुड आई चेंज माय प्रोफाइल एंड एड्रेस ऑल टुगेदर, पुट सऊदी ऑन इट, ताकि जो है वो ज़्यादा लोगों को मैं सर्च में आना शुरू हो जाऊँ? इज़ दिस द वे? और आई जस्ट स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स व्हिच आर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी टिप दी कि उन पहले तो अपने आप को पोजीशन करें फॉर द जॉब, द काइंड ऑफ जॉब्स व्हिच सऊदी इज़ लुकिंग फॉर। सो लेट्स से मैंने कर लिया, मैंने देखा कि मैं कोई डाटा इंजीनियर हूँ जिसकी उनको ज़रूरत है, या कोई ऐसे स्किल पोजेस करता हूँ जिसकी उनको आजकल ज़रूरत है। सो आई हैव काइंड ऑफ अपग्रेडेड माय रेज्यूमे एंड अपग्रेडेड माय लिंक्डइन अकॉर्डिंगली। बट नाउ शुड आई जस्ट स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स इन द कंपनी? कोई लिंक्डइन पे मैं लाइक कोई नोटिफिकेशंस लगाऊं, or do I need to go through recruiters? Because for instance, Dubai, may I found when I was there, it was very challenging to directly apply for jobs altogether. It was much better to do it through recruiter. Now things may have changed. जबकि कनाडा में भी recruiter is important, but I think self जॉब ढूँढना भी इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो इफ यू कैन गाइड मी ऑन दैट, अगर मैं कनाडा में बैठा हूँ, मैं सऊदी मूव करना चाह रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू विद माय लिंक्डइन प्रोफाइल? हाउ शुड आई गो अबाउट सर्चिंग फॉर द जॉब्स दैट आई वांट? देखिए, इस वक़्त जो है ना जॉब मिलती है नेटवर्किंग से आपको, ठीक है? अगर आपका नेटवर्क नहीं है देखें, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते ना, आप उसको जॉब पे नहीं रखेंगे, भले कितने टैलेंटेड हो। ये एक माइंडसेट है, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास आप इवन 150% क्वालिफ़ाई करते हैं जॉब के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं करता, वो आपको नहीं रखेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपना नेटवर्क बिल्ड करें, उन जगहों पे जहाँ आप प्लान कर रहे हैं जॉब सर्च करने का। अच्छा, उसमें लोग गलती क्या करते हैं कि जब जॉब अनाउंस होती है, तब कनेक्शन बनाते हैं लिंक्डइन के ऊपर और जिससे कनेक्शन बना रहे हैं उसको बात पता होती है कि आप उससे क्यों रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपने प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम करना होता है। आपने उन टारगेट्स कंपनीज़ को या उन लोगों को जो आप टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाने पड़ते हैं पहले से, जॉब अनाउंस से पहले। ठीक है, आपने किसी को कनेक्शन भेजा और उसने एक्सेप्ट कर लिया, आप जॉब की बात नहीं करेंगे उससे। जॉब की बात तो करनी ही नहीं है। लोग गलती ये करते हैं कि सीवी भेजते हैं, प्रोफाइल एक्सेप्ट होते ही, यानी वो वहीं आपको डिसओन कर देता है बंदा।
क्योंकि आपने जो कनेक्शन है ना, देखिए लिंक्डइन का पर्पस जो है ना वो जॉब ढूंढना नहीं है। हमें लिंक्डइन को समझना है कि लिंक्डइन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिसमें जॉब भी होती है लेकिन नेटवर्किंग भी होती है। आप ऑफर क्या कर रहे हैं? तो जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप जब आप उसको ये कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन, इस लाइन से हुआ क्या? इस लाइन से एक इम्पैक्ट ये आया कि वो बंदा अब आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं रहा। ठीक है, आपने पहला स्टेप तो ये पकड़ना है कि आपने उसको स्ट्रेंजर की बुक से निकाल देना है उसको कि वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो आपका दोस्त भी नहीं है, लेकिन वी आर इन बिटवीन। लेकिन आपने जब उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट की, तो वो एक तरह से आपको जानने लगा है बंदा। लेकिन जानते ही नहीं कि आप उसको सीवी भेज दें, वो जानना बंद कर देगा आपको फिर। आपने इसके साथ कनेक्ट रहना है। जब कनेक्ट होंगे तब आपने आपने कुछ ना कुछ शेयर करना है। देखिए शेयर करने से क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं उससे आपका माइंडसेट भी पता लगता है कि आपका माइंडसेट है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप स्पोर्ट्स शेयर करते हैं तो पता लग जाता है कि आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। अगर आप पॉलिटिक्स शेयर करते हैं तो पता लग जाता है दूसरे को कि आप पॉलिटिक्स के शौकीन हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जॉब इंजीनियरिंग की है और आपने अगर इंजीनियरिंग की चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी, तो आप एक्सपोज़ होंगे उस डोमेन के अंदर जहाँ पे इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं। देखिए, लिंक्डइन जो है ना, कोई इमोशन नहीं है लिंक्डइन के। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इमोशनलेस है। वो आपके कंटेंट पे आपको डिसाइड करता है कि आपको कहाँ प्लेस करना है। अगर आप इंजीनियरिंग पे लिखेंगे तो आपको इंजीनियरिंग के ग्रुप में प्लेस करेगा और वही लोग आपकी पोस्ट देखेंगे जो इंजीनियर्स हैं या जो इंजीनियर्स को देख रहे हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, मेरे एक दोस्त हैं पिछले दिनों उन्होंने मुझे मैसेज किया है, "नदीम कहाँ हो आजकल? तुम्हारी कोई पोस्ट नहीं आ रही आजकल।" तो मैंने कहा, "यार मैं तो रोज़ पोस्ट करता हूँ तकरीबन, आपको कैसे नहीं आती?" तो वहाँ मुझे लिंक्डइन का एल्गोरिथम और समझ में आया। क्योंकि देखिए अच्छा, उनका जो शौक था वो था पॉलिटिकल बातें करते हैं, ठीक है? वो इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, लेकिन मेरा कंटेंट पॉलिटिकल नहीं होता। तो मैं बड़ा अंडरस्टैंड किया यार, ये लिंक्डइन का एल्गोरिथम कितना स्मार्टली चलता है कि वो उसको वो पोस्ट दिखाता ही नहीं है जब वो जिसका उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरी पोस्ट वहाँ जाती ही नहीं है, हालाँकि मैं रोज़ करता हूँ, मेरे कनेक्शन में भी हूँ। हम दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन डिस्पाइट दे आर नॉट रिसीविंग माय पोस्ट। तो ये इतना बड़ा मेरे सामने एक्सपोज़ होता है लिंक्डइन का फैक्टर, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कुछ भी लिखने से पहले आपको सोचना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। तो जब आप इस जॉब पे आते हैं, जब आपने अपना एक कनेक्शन बनाया किसी रिक्रूटर से और जब आप उसी से रिलेवेंट पोस्ट करना शुरू करते हैं, वो आपको वॉच कर रहा होता है। देखिए, अगर कोई आपकी पोस्ट लाइक नहीं कर रहा या कमेंट नहीं कर रहा, इट डज़न्ट मीन ही इज़ नॉट वॉचिंग यू। किसी दिन भी आपकी पोस्ट क्लिक कर सकती है और आपको ऑफर कर सकता है। मेरी आखिरी जो जॉब है इस कंपनी में, मुझे ऐसी ही जॉब मिली थी। मैं एफपीए में बात करता हूँ, मैं बिज़नेस पार्टनरिंग की बात करता हूँ, तो एक कंपनी में एफपीए की पोज़ीशन थी। उन्होंने मेरा कंटेंट देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो हमें ऐसे ही बंदा चाहिए, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे टेलीकॉम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे लिए मुश्किल होगा आपकी इंडस्ट्री में, क्योंकि एफपीए के अंदर इंडस्ट्री को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट उन्होंने कहा नहीं, इंडस्ट्री में तुम्हें सिखा देंगे लेकिन वी नीड योर एक्सपीरियंस। प्लीज़ जॉइन अस इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद मैंने उनको जॉइन किया। तो मैं आपको ये सी चीज़ें रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सिस्टम है जिसमें आपको घुसना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए जहाँ पे आप नेगोशिएट भी कर सकें। अदरवाइज़ जॉब तो अवेलेबल है लेकिन आपकी नेगोशिएशन पावर नहीं होती उसके अंदर कोई भी। आपको ना पैसिव कैंडिडेट बनना ही पड़ेगा, आपके साथ लोगों को कनेक्शन बनाना पड़ेगा, भले वो रिक्रूटर्स हों, भले वो सीएफओज़ हों, भले वो सीटीओ हों, आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा और वैल्यू देनी पड़ेगी प्लेटफ़ॉर्म पे, जो वैल्यू वो भी देख रहे हो रोज़ डेली डेली बेसिस के ऊपर। तब आपका एक सिस्टम बनता है कि आप जॉब माँग सकें किसी से, क्योंकि यू आर नॉट अननोन फॉर देम नाउ, यू आर नॉट स्ट्रेंजर। So then you will be in position to ask something if you have this position, can you bring me into this position or introduce me into your HR department? That should work. Without नाइस। doing this, the process will not work. आप कितने सीवी भेजें, 200 भेजें, 300 भेजें, कहीं से कॉल नहीं आएगी। लेकिन अगर वो आपको जानता है, यार he is showing something on a daily basis, on a weekly basis, he is presenting something, then you have a chance, not guaranteed, you have a chance that they can consider your application. नाइस। आई थिंक जो मुझे समझ आ रहा है व्हिच इज़ वेरी स्ट्रांग इज़ दैट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट इट। आप ये नहीं कर सकते कि वन फाइन डे आप उठें कि आज मुझे सऊदी में जॉब चाहिए और आप सऊदी की जॉब ढूँढना शुरू कर दें और आपको जॉब मिल जाए। इट विल यू नीड टू बी स्ट्रैटेजिक अबाउट इट एंड इट मे टेक सम टाइम, बट यू हैव टू बिल्ड टुवर्ड्स इट। और आपने अपनी भी एग्ज़ाम्पल इसी तरह दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि व्हेन यू स्टार्टेड टू कोलैबोरेट विद पीपल, कनेक्ट विद पीपल और आपने अपना कंटेंट शेयर करना शुरू किया तो लोगों ने आपको यू बिकेम विजिबल टू पीपल।
और उन लोगों के लिए आप विज़िबल होने लग गए जो रेलेवेंट थे आपके लिए, यानी कि सऊदी में पीपल हू हैड जॉब्स एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड ऑफरिंग यू जस्ट बिकॉज़ यू वर क्रिएटिंग उस तरह का कंटेंट जो कि उनके लिए रेलेवेंट था एंड यू आर विज़िबल टू देम। सो द आइडिया इज़ बी मोर विज़िबल एंड रादर लेट मी टेक अ स्टेप बैक। इट हैज़ टू बी थ्रू नेटवर्किंग और नेटवर्किंग का तरीका ये है कि आप विज़िबल हों और लोगों से कनेक्ट करें, लोगों के साथ नेटवर्क करें बिफोर इवन देयर इज़ अ जॉब अवेलेबल। और इसमें रिक्रूटर हो या कोई स्पेसिफिक कंपनी हो जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, दोनों वुड वर्क। रिक्रूटर से फ़ायदा ये होगा कि इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट विद देम, नेटवर्क विद देम, देन इवेंचुअली यू विल हैव एक्सेस टू बिगर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। पर अगर कोई ख़ास कंपनी है जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, कोई ख़ास इंडस्ट्री है या स्पेशल इंडस्ट्री है, तो आप उनके लोगों से जो है वो कनेक्ट करना शुरू करें। एंड दैट एक इज़ चीज़ मैं हाउ आपको एक चीज़ मैं ज़रूर एक ऐड करना चाहता हूँ चीज़, क्योंकि होता क्या है, जब कोई जॉब अनाउंस होती है तो लोगों को हर बंदा अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है? तो आपको अब आप देखेंगे, अगर आप 15 साल पहले जाएँ, तो जॉब ढूँढने के तरीके डिफरेंट थे। हम सीवी भेजते थे बाय कोरियर, कितने सीवी जाते थे? 15 या 20 सीवीज़, उसमें से आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होती थी। लेकिन आज अगर आप जॉब को अप्लाई होती है, उसमें हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है? उस हज़ारों लोग के लिए आपकी एक ही जॉब है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कंपनीज़ उन लोगों में से चूज़ करती हैं जो सीवी अप्लाई कर रहे हैं, या लिंक्डइन उनको एक और टूल प्रोवाइड करता है व्हिच इज़ लिंक्डइन लाइट। लिंक्डइन लाइट क्या है कि एचआर का एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं और सीवी फिल्टर होके आ जाता है उनके पास। क्या आप उस फिल्टर का पार्ट हैं कि नहीं? दिस इज़ द क्वेश्चन। क्या आपकी प्रोफाइल इतनी इनहैंस्ड बनी हुई है कि जब वो रिक्रूटर आपको सर्च इंजन में डाले, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होके आए? अगर वहाँ शॉर्टलिस्ट होके नहीं आ रही है, आप कितने अप्लाई करें, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। क्योंकि अब प्रोसेस चेंज हो गई है। वो बहुत सारी जॉब्स मार्केट में ऐसी हैं लिंक्डइन पे, बेरोज, जो सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए, वो जॉब एग्जिस्ट भी नहीं करती है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन्होंने बस डाल दी हैं ताकि उनकी प्रेजेंस आ जाए। कंपनी की प्रेजेंस कैसे आती है? वो जॉब देखते हैं, जॉब की कंपनी की वेबसाइट खोलते हैं, लोगों को जानते हैं, उनकी मार्केटिंग होती है, उनको ट्रैफिक मिलता है उस कंपनी को, ठीक है? तो वो जरूरी नहीं है कि जो जॉब वो अनाउंस कर रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करती हो। मेरी एक कंपनी है, फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट, कल मैं 4 जॉब अनाउंस कर दूं, मेरा ट्रैफिक बढ़ जाएगा वेबसाइट का, क्योंकि लोग आके अप्लाई करेंगे उसके अंदर। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो मेरी आपको पता है कि उस ट्रैफिक का फायदा क्या होता है। तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो आप ना एक्टिव होके जब अप्लाई करेंगे, चांसेस इज वेरी लो। अगर आप पैसिव कैंडिडेट बन के अप्लाई करते हैं या आप उस सर्च इंजन में आ जाते हैं, दैट इज द विनिंग पॉइंट फॉर यू। गॉट इट। अच्छा, एक सवाल मेरा और ये कि चूँकि आपने कहा कि रिक्रूटर जो है वो लिंक्डइन के थ्रू सर्च कर रहे होते हैं, दे हैव सर्टेन टूल दैट दे आर यूजिंग और उसमें अगर आपकी प्रोफाइल सेट हो तो दे विल रीच आउट टू यू। पर क्या अगर मैं लेट्स से कनाडा में बैठा हूँ, शुड आई आल्सो चेंज माय एड्रेस ऑन लिंक्डइन एंड से दैट आई एम इन सऊदी अरेबिया और इन मिडल ईस्ट व्हाटएवर, ताकि वो उस सर्च में आना शुरू हों, या उससे फ़र्क नहीं पड़ता? इससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा, क्योंकि देखिए आप जो हैं वो शो करें सर। देखिए, जॉब हासिल करने में सबसे अहम चीज होती है ऑनेस्टी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप अपने सीवी पे एग्जैजुरेट ना करें, आप जो हैं वो जाएं बन के, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। हम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको एग्जैजुरेट करने से नुकसान ही होता है हमेशा, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। आप कितना 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 कब तक रहेंगे उनसे दूर आप? एक दिन वो आपको इंटरव्यू की कॉल कर लेंगे, देन व्हाट? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपने जो एफर्ट किए उन तक वो इंटरव्यू हासिल करने के लिए, वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप जाते हैं हु यू आर, एक 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 रियल बन के जाएं आप, तो आपके पास स्टोरीज होती हैं बात करने के लिए, आप उससे बात कर सकते हैं। आप कुछ झूठ नहीं लिख रहे इसके अंदर। वट एवर यू आर राइटिंग इन योर सीवी, यू कैन स्पीक ऑन दिस। गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल और ये है, व्हिच इज़ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, मे बी नॉट इवन रिलेटेड, इज़ के क्या फॉरेन पासपोर्ट रखना, होल्ड करना, increases my chance to get a better job in Saudi or better income और हैव अ बेटर चांस टू जॉब ऑल टुगेदर? ये वो चीज़ है जो रैंडमली लोग मुझे कहा करते थे जब मैं जा रहा था, कनाडा मूव कर रहा था, कि वापस आओगे तो बेहतर जॉब मिल सकेगी, अच्छी। आई हैव नेवर बिलीव्ड इन इट समहाउ, बट आई नो देयर आर पीपल जो कि इस तरह की बात करते हैं और इस पे काफ़ी यकीन भी रखते हैं। सो एनी थॉट्स ऑन दैट? ऐसा ऐसा होता था, मैं एग्री करता हूँ, ऐसा होता था कि आपका फॉरेन पासपोर्ट की वैल्यू थी पहले। लेकिन देखें, मैं बी ऑनेस्ट,
बी प्रैक्टिकल, आई डोंट नो लोग कितना एग्री करेंगे, लेकिन आपके पास पासपोर्ट कहीं का भी हो बहरोज, अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, यू आर नॉट गोरा। आप गोरे नहीं हैं, आप नहीं बन सकते हो। भले आपके पास ब्लू पासपोर्ट हो, आपका रेड पासपोर्ट हो, कोई पासपोर्ट हो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, यू दे विल सी यू एज योर ओरिजिनल कंट्री इनिशियली। पासपोर्ट इज ए पेपर ओनली, राइट? अगर आप गोरे की तरह बात नहीं कर सकते हैं, गोरे की तरह लगते नहीं है, तो यू आर नॉट गोरा, यू आर नॉट फॉरेन पासपोर्ट बाय डिफॉल्ट, यू आर फ्रॉम मुल्तान और यू आर कराची और लाहौर, राइट? सो ये फैक्ट को हमें समझना पड़ेगा कि वो पासपोर्ट आप सेल नहीं कर रहे हैं, वो आपकी स्किल्स बाय कर रहा है। अगर आप उस स्किल्स में पूरे उतरते हैं, अगर आप उस कंपनी को वो सब कुछ दे पाते हैं जो वो चाहती है, यस दिस इज सेकेंडरी इशू कि आपकी फॉरेन पासपोर्ट हो सकता है सैलरी नेगोशिएशन में काउंट करे, लेकिन ये फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं होता। पहले तो आपने शॉर्टलिस्ट होना है उस जगह पहुंचने के लिए जहां पे आप नेगोशिएशन पोजीशन में पहुंच जाए। देन आई थिंक योर पासपोर्ट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ वैल्यू। यार मैं कनाडा से आया हूँ, वहाँ के एक्सपेंसेस ये हैं, मैं सऊदी आ रहा हूँ, तो मुझे उसको कंपनसेशन चाहिए। दैट इज अनदर डिस्कशन यू कैन ड्राइव। लेकिन उससे पहले इंटरव्यू, उसमें आई डोंट थिंक सो पासपोर्ट मैटर्स अलॉट। और मेरा जवाब लोगों को एग्जैक्टली ये होता था, मैंने कहा पासपोर्ट तो चेंज हो जाएगा लेकिन रंग कैसे चेंज करेंगे? रंग चेंज तो नहीं होगा आप, यू कैन नॉट स्पीक लाइक लाइक गोरा, यू कैन नॉट। हम कुछ भी कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं बेरोज, वी कैन नॉट टॉक दैट एक्सेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम और दिस पॉइंट इन एज इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू चेंज। मतलब ये नो, कोई आप 20s में हो या अपने बिल्कुल यूथ में हो तो आप कोई एक्सेंट बना भी सकते हैं या अपने आप को बिल्कुल चेंज कर भी सकते हैं। इट्स टू लेट फॉर एनीवन टू चेंज दैट। एनीवेज, थैंक यू ऑन दैट। ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि मेरे पास अगर कनाडा का पासपोर्ट है तो मुझे जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। दिस इज समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। गॉट इट। अच्छा, एक सवाल और है, विच इज़ क्या सऊदी में रिमोट जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, लेट्स से मैं कनाडा मूव कर गया हूँ, मैं यहाँ 6 साल से रह रहा हूँ, मेरे बच्चे तो यहीं स्कूल जा रहे हैं, फैमिली यहीं है, और लेकिन जॉब जो है वो कोई अच्छी नहीं मिल रही, सऊदी में अपॉर्चुनिटी आई है, तो कोई ऐसी हो कि रिमोट जॉब मिल जाए, या ऐसी जॉब हो जिसमें मुझे 6 महीने में 1 बारी शक्ल दिखानी हो, 2 बारी शक्ल दिखानी हो, लेकिन मैं कनाडा में फैमिली के साथ रह भी सकूँ और सऊदी की इनकम भी कमा सकूँ। और जो टैक्स के मसले हैं वो मे बी आई फाइंड अ वे टू सॉल्व इट और नॉट सॉल्व इट, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट लेट्स अज्यूम टैक्स फ्री इनकम भी मिल जाए एक तरह से, रिमोटली भी हो जाए, तो आर देयर सच अपॉर्चुनिटीज़ इन सऊदी या नहीं, आपको यहाँ प्रेज़ेंट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा फॉर ऑल द वीज़ा पर्पसेस? देखें, एक सऊदी में जो काम हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि सऊदी अपने लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री में एक सऊदाइजेशन परसेंटेज है। किसी इंडस्ट्री की 50% है, किसी की 90% है, किसी की 30% है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इतने परसेंट सऊदी रखने ही रखने कंपनी में। ठीक है, अगर वो परसेंटेज पूरी हो जाती है सऊदी की, और उसके बाद भी उनको एक्सपेट्रिएट चाहिए, तो उनके पास एक और मॉडल होता है आउटसोर्स करने का। वो थर्ड पार्टी से लोगों को लेते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर हायर कर लेते हैं। वहां पे चांस होता है कि आप रिमोट जॉब ले सकें, क्योंकि उसमें आपको वीजा पे काम नहीं करना, आपको ट्रांसफर नहीं लेना, आपको यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स इस तरह से काम करते हैं यहाँ पे, और बेनतहा काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स आपको सस्ते पड़ते हैं लोगों को। अगर आप किसी कंपनी से कोई प्रोजेक्ट करवाएं और या किसी इंडिविजुअल से कराएं, जमीन आसमान का फर्क होता है कॉस्ट के अंदर। तो अगर आप कोई ऑफर कर सकते हैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज यहाँ पे, दैट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हियर बाय द वे। क्योंकि मेरी अपनी कंपनी में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं आईटी के, जो कि हम लोग आउटसोर्स किए हुए हमने डिफरेंट जगहों पे। इंडिया में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, तो हम लोग उनसे काम कराते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल हियर। वट एवर द साइज ऑफ द कंपनी, एवरी कंपनी इज फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ मॉडल, एवरी कंपनी। तो यहाँ पोटेंशियल बहुत है, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, या आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट क्या है, क्योंकि जाहिर है आपकी क्रेडिबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं। तो उसमें एक पोटेंशियल है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ चल रही है इस वक्त। तो कंसल्टिंग कंपनीज बहुत सारी काम कर रही हैं। जो लोग बिग फोर से काम नहीं करा पाते, वो किससे काम करते हैं? कुछ छोटी कंपनी से काम करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आप कनाडा में बैठे हैं, यू कैन ऑफर समथिंग इफ यू नो सऊदी मार्केट। सो दिस इज 100% पॉसिबल। करेक्ट, थैंक यू। अच्छा चलिए, अब नेटवर्किंग कर ली, जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, मैंने अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया और नेटवर्किंग की वजह से मुझे जो है वो रेज्यूमे पुश भी हो गया और इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। सो एनी टिप्स एंड ट्रिक्स विच अगेन स्पेसिफिक टू सऊदी इटसेल्फ फॉर लैंडिंग अ जॉब? एक तो बहुत यूनिवर्सल टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, जॉब ढूंढ लैंड करने की, इंटरव्यू देने की, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड ऑल, क्या आपने इंट्रोडक्शन देना है, आपने सवाल पूछने हैं, कॉन्वर्सेशन रखनी है, कॉन्फिडेंट रहना एंड ऑल। बट इज देयर समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू
Saudi altogether that I need to know when going in an interview? लेकिन सबसे पहले जब आप कोई बाहर से सऊदी में जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो 99% चांस होते हैं कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो आप कैमरे के साथ कितने फ़ेमिलियर हैं बात करने में। लोग बहुत अच्छे-अच्छे लोग जो है ना कैमरे में इंटरव्यू नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका आई कॉन्टैक्ट, वो सब चीज़ें नहीं बन पा रहा होता। तो सबसे पहली जो स्किल्स उन्होंने सीखनी है वो बनना है कि अपने आप से कैसे बात करनी है, या कैमरे से कैसे बात करनी है, या मिरर से कैसे बात करनी है। इट्स एन आर्ट, क्योंकि हमने जब शुरू किया था सोशल मीडिया, तो इट वाज़ सो डिफिकल्ट कि यार मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है शुरू में। तो आपने पहले तो इंटरव्यू देने, फिजिकल इंटरव्यू में आपके पास बॉडी लैंग्वेज होती है, आप पूरे नज़र आ रहे होते हैं, आपका हाथ भी नज़र आ रहा होता है, आपका फेस नज़र आता है, आप कुछ भी करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं ना, आपके सिर्फ हेडशॉट नज़र आता है, तो उसमें आपकी एक्सप्रेशन बहुत कम जा रहा होता है लोगों का। आप अपने इमोशंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते उसके अंदर। तो पहले ये कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, कैमरे से बात कैसे करनी है। ठीक है? आपके टॉपिक पे तो कमांड आपकी है ही है, जभी तो आपको उसने बुलाया है। और दूसरी बात ये है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की ये है कि देखें, जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है ना, इसका मतलब क्या है? ये हमें यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इंटरव्यू क्वालिफाई करने का, जो मैं लोगों को समझाता हूँ। जब आपका सीवी आपने दिया, आपको इंटरव्यू कॉल आई, इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस जॉब हासिल करने के 80% है। 80% चांस है आपके जॉब हासिल करने के। लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती है? वो अपने सीवी से मैच नहीं कर रहे होते हैं। जो बंदा अपने सीवी से मैच कर जाता है, वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल डोंट गेट द जॉब। 80% का मतलब है कि उसने आपके सीवी में वो सब कुछ देख लिया जो उसको चाहिए, जब भी तो वो टाइम खर्च कर रहा है आपके साथ। वो अपना टाइम क्यों जाया करेगा 10-15 मिनट, आधा घंटा आपके साथ? वो इसलिए कर रहा है कि वो ही वांट टू हायर यू। दैट्स इट। शॉर्टलिस्ट का मतलब मेरी नजर में ये है कि ही वांट टू हायर यू। अब आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कैसे अपने आप को सेल करते हैं उसके अंदर। आप जो लिख रहे हैं सीवी पे, वो कितना आप वैलिडेट करवाते हैं, इससे वैलिडेशन प्रोसेस। वो सिर्फ आपकी वैलिडेशन कर रहा है कि जो मैंने बंदा शॉर्टलिस्ट किया है, क्या ये वही बंदा है या कोई और बंदा है। और ज्यादातर लोग कोई और निकलते हैं। वो एक टिप मैं आपको देना चाहूँ लोगों को कि भाई अपने सीवी को वो बनाएं जो आप हैं, आप वो बोल सकें, जो आप लिख सकते हैं वही बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा जो करेंगे आपके नेगेटिव मार्क जाते हैं। सीवी से जॉब नहीं मिलती है, सीवी से खाली इंटरव्यू कॉल मिलती है। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितना अपने आप को सेल कर सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि एवरीबॉडी शुड शुड बी अ सेल्स पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी अ सेल्स पर्सन। आपके पास आपके प्रोडक्ट हैं, आपके सीवी के ऊपर आपके प्रोडक्ट हैं, आपके नॉलेज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, दीज आर योर प्रोडक्ट्स। आप अगर अपनी प्रोडक्ट कितना अच्छा आप सेल कर पाएंगे, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब हासिल करने के। गॉट इट, मेक सेंस। आपने बहुत अच्छी बात की ऑनलाइन इंटरव्यू की, बिकॉज़ आई थिंक इट्स अनदर स्किल ऑन इट्स ओन। और इसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे अभी ज़हन में आ रही हैं। फॉर इंस्टेंस एक मैंने बहुत बारी ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू में होते हैं, तो इंटरव्यू माइट नॉट बी लुकिंग एट यू, क्योंकि उनका कैमरा कहीं और हो सकता है और कैमरा शायद इस एंगल से आ रहा हो, बट दे आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज़ दे आर टाइपिंग। तो उसी को एब्ज़ॉर्ब करना, आप कह रहे हैं ना कि एक तो खुद से बात करना, बेशक आपके सामने चूँकि इंडिविजुअल तो होता है, बट हो सकता है वो बिल्कुल एक ऐसे एंगल पे देख रहा हो कि आप बोलें, यार इज़ ही इवन इंटरेस्टेड इन मी और ये क्या कर रहा है? तो वो एक शॉकर होता है। दूसरा एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी स्ट्रगल होती थी एक टाइम में, स्पेशली व्हेन, एंड इट्स नॉट जस्ट इंटरव्यूज़, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग एज़ वेल, कि वो साइड पे आपको अपना सेल्फ भी नज़र आ रहा है, अपना रिफ्लेक्शन भी आ रहा हम्म। होता है ज़ूम वगैरह पे या टीम्स पे। फॉर द मोस्ट पार्ट आई वुड बी जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ प्रेजेंटिंग, और उसमें अगर कुछ चीज़ ऑफ हो गई, मतलब थोड़ा-सा हेडफ़ोन इधर हिला हुआ है या ईयर प्लग हिला हुआ है या कुछ हो रहा है, एंड देन आई स्टार्ट गोइंग इनटू दैट रैबिट होल कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, वर्सेस फोकसिंग ऑन कि मुझे उसको प्रेज़ेंट करना है। तो उसमें फिर वो मैंने एक और डिस्ट्रैक्ट टिप करता ये है। की कि आई स्टार्टेड गेटिंग रिड ऑफ माय मिरर इमेज ऑलटुगेदर। अभी भी क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है तो कभी-कभी भूल जाता हूँ मैं, एंड देन आई हैव टू कैच माय सेल्फ कि यार इसको मैं जल्दी से बंद कर लूँ, बिकॉज़ मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उससे। सो यू आर नहीं, राइट, दिस इज़ जॉब जॉब ना मिलने की वजह बहरूज ये नहीं होती है कि आपकी स्किल्स खुदा न खास्ता कम है। ठीक है? आपकी जॉब ना मिलने की वजह होती है कि आप अपने सीवी को वैलिडेट नहीं कर पा रहे होते हैं वहाँ पे। वैलिडेशन आप अपने सीवी की नहीं कर, आप एक प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस खुद नहीं है, दूसरा बाय कैसे करेगा? तो आप पहले तो खुद कन्विंस हो अपनी स्किल्स के ऊपर, जो आप सेल करने जा रहे हैं। आप ज़रा से भी शेकी होते हैं बात करने में, वहीं से आपका मोमेंटो टूट जाता है सारा।
गॉट इट, वेरी क्लियर, थैंक यू। अच्छा, एक क्विक सवाल मेरा और है, व्हिच इज़ हाउ मच ऑफ इन द इंटरव्यू यू हैव टू बी आई वर्सेस वी, एंड स्पेशली अगेन विद रिगार्ड्स टू मिडल ईस्ट एंड सऊदी। यूएस में जो है इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक काइंड ऑफ अ सोसाइटी, देयर इज़ लेस ऑफ वी, देयर इज़ मोर ऑफ एन आई। ऐसा नहीं है वी नहीं है, बट वी है कम है होता है, मतलब इंटरव्यू में देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ लोग आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे, अच्छा ये बताएँ आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जो आप बता रहे हैं कि वी डिड दिस एंड वी कंप्लीटेड, एंड देन दे गो लाइक अच्छा वी तो है, आप ज़रा आय भी बता दें। नहीं, इज़ दैट आई आई समथिंग अ कंसर्न? आई आई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई देखिए, वो आपको हायर कर रहा है, वो आपके वी को हायर नहीं कर रहा है। ठीक है? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपका, और बी स्पेसिफिक। आप अब देखिए, सीवी जो बनता है ना, मैं थोड़ा-सा आपको एक तरफ और लेके जा रहा हूँ। सीवी जो बनता है ना, उसमें सीवी में लोग अपना जो है ना, एक्चुअली सीवी नहीं बनाते हैं, अपनी वो बनाते हैं, बायोग्राफी बनाते हैं। तो हमें थोड़ा-सा बायोग्राफी और सीवी में थोड़ा-सा फ़र्क रखना होता है। सीवी में जो है ना, होता क्या है कि सीवी इज़ काइंड ऑफ मूवी ट्रेलर, वो मूवी नहीं होती है। मूवी ट्रेलर क्या होता है कि आपको वो अट्रैक्ट करता है कि जाके मूवी देखें। मूवी अच्छी है, बुरी है, दिस इज़ अनदर सब्जेक्ट। लेकिन ट्रेलर आपको अट्रैक्ट करता है कि यार इस बंदे से मिलते हैं, इस मूवी को देखते हैं। तो आपका सीवी कुछ इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए कि आपकी इंटरव्यू कॉल आए। क्योंकि सीवी का पर्पज़ एज़ मैंने आपको बताया कि जॉब हासिल करना नहीं है, इंटरव्यू हासिल करना है। तो आपकी जो लाइफ़ की अचीवमेंट्स है ना, वो आपको प्लेस करनी पड़ेंगी अपने फर्स्ट पेज के ऊपर। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी जितनी अच्छी-अच्छी अचीवमेंट है वो ले जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब पता लगा आपने 4 कंपनी में काम किया है, जहाँ सबसे अच्छा काम किया है वो तीसरे पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है? आपने उन सब चीज़ों को समराइज़ करना पड़ेगा अपने पहले पेज के ऊपर एज़ अ अचीवमेंट, जो आपका ट्रेलर कहलाता है कि मैंने अपनी लाइफ़ में किया क्या है जब से स्टार्ट किया है। और उसी को जस्टिफ़ाई करना होता है, क्योंकि आपका जो सीवी बुलाएगा वो आपके एक कंपनी से देख के नहीं बुलाता, आपके होल प्रोफ़ाइल को बुलाता है। तो आपकी जो अचीवमेंट है, आप कितना अच्छा उसको सेल कर पाते हैं, वो अचीवमेंट का मतलब वी नहीं होता। उस अचीवमेंट का मतलब आई होता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। कोई नहीं देखता कि उसमें पीछे कितने लोग बैठे थे, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, ये आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर। मैंने अगर ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, तो मैंने सप्लाई चेन को हेड किया है, या मैंने फाइनेंस को हेड किया है, या मैंने फाइनेंस के टेबल को हेड किया है। बी स्पेसिफिक, क्योंकि आप उसको हेल्प कर रहे हैं अपने आप को हायर करने में। Got it. Very clear. Thank you, Nadeem. Acha, let's move to the second part of my purpose for, with regards to जिससे मैं आप connect कर रहा था आपसे, which is कि risk क्या है with regards to landing a job in Saudi. So I land a job, I get an offer, I move my family there. और मैं रिस्क इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अमूमन ये चैलेंज सुनने में आता है कि आपका इकामा जो है किसी एक इंडिविजुअल कंपनी से लिंक होता है, अगर वहाँ जॉब चली गई तो बस फिर आप जो है, जिस तरह यूएस में H1B वीज़ा है, H1B वीज़ा में अगर आप आए में किसी कंपनी के साथ जॉब गई तो किसी और ने स्पॉन्सर किया तो ठीक है, वरना आपको वापस जाना है। अब आप आ गए हैं, आपने फैमिली सेट कर ली, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एंड सडनली यू लूज अ जॉब, व्हाट हैपेंस देन? और एंड यू हैव बीन थ्रू दिस एज़ वेल, तो वुड बी गुड आल्सो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से भी बात करके बताएँ कि रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और उनके हल क्या हैं? तो इफ यू कैन गिव सम हाइलाइट ऑन दिस एज़ वेल। अच्छा, पहले कि जब आप अपने वीज़े पे आते हैं, यहाँ पे जो मैंने बताया आज़ाद वीज़े के ऊपर, तो आज़ाद वीज़े की प्रॉपर्टी वीज़े की आपकी अपनी होती है। तो आपके पास राइट है कि जब आप चाहें किसी भी कंपनी में आप मूव कर लें इज़िली। लेकिन जब आपको कंपनी बुलाती है, तो कंपनी हैज़ अ राइट टू ट्रांसफर यू और नॉट। बहुत सारी कंपनीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, जो कहते हैं नहीं मेरा वीज़ा है, तुम वापस जाओ और जिस कंपनी में जा रहे हो उनसे बोलो तुम्हें वीज़ा भेजें। ये पॉसिबल है, कंपनी के पास ये राइट है। लेकिन अब माहौल थोड़ा बदल गया है यहाँ पे, ये पहले ऐसा होता था। अब ये है कि कंपनी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, वो ट्रांसफ़र दे देती हैं। लेकिन उसमें शर्त ये होती है, एक एक लॉ है यहाँ पे ये, कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है जनवरी में, ठीक है? और आपने रिज़ाइन दिया फरवरी के अंदर, तो कंपनी हैज़ द राइट टू टेक द मनी फ्रॉम यू इक्वल टू योर सैलरी फॉर रेस्ट ऑफ द 10 मंथ्स, ठीक है? और अगर आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, उसी सिनेरियो में फरवरी के अंदर, तो यू हैव द राइट टू गेट योर सैलरी फॉर रेस्ट ऑफ द 10 मंथ्स। तो आपको पूरे साल का इनकम और कॉस्ट आपको लीगली कंपनसेट करना पड़ता है। ये वाइस वर्सा है। आप छोड़ते हैं तो आपको भी देना पड़ सकता है, उनको कंपनी माँग सकती है आपसे कि भाई मैंने आपके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैंने आपके लिए सैलरी रिज़र्व की हुई है, आप मुझे ये कंपनसेट करें, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा बंदा हायर हायर होने में टाइम लगेगा। और अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, कंपनी ये सोच के टर्मिनेट करती है कि जब मुझे टर्मिनेट किया था कंपनी ने, तो मेरा उस वक़्त रिन्यूअल आया हुआ था। ये कंपनी बड़ी इंटेलिजेंट होती है इस चीज़ों के अंदर, कि जब आपको टर्मिनेट करती है, वो देखती है कि हमें इसको कितना पे करना पड़ेगा, अगर इसको टर्मिनेट आज कर दिया है।
10 महीने का, 2 महीने का, कुछ कंपनी कहती है यार पे कर दो लेकिन जान छुड़ाओ, तो उनके लिए कॉस्ट मैटर नहीं करती है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मैटर करता है, वो कहती नहीं, नहीं, एक महँगा बंदा है, हम उसको जब ही टर्मिनेट करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा होगा उसका। तो वहाँ पे रिस्क क्या होता है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम होता है, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा आपका वीज़ा भी एक्सपायरी भी होता है, तो आपको दूसरी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ा रिस्क होता है आपके साथ इसके अंदर। जब मेरे साथ हुआ था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था काम का, जब मेरी जॉब खत्म हुई थी, 2 महीने बाद एंड हो रहा था वो। मेरे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था। तो वो एक यहाँ रिस्क होता है, और दूसरा ये कि कंपनी अब ट्रांसफर कर देती है, लेकिन उसके ट्रांसफर से पहले आपको दूसरी जॉब चाहिए। अगर आपके पास दूसरी जॉब नहीं है तो आप ट्रांसफर कहाँ लेंगे? यू विल बी इन द एयर। तो कंपनी आपको प्रेशराइज करती है कि भाई या तो ट्रांसफर लो, या हम तुम्हें एग्जिट दे रहे हैं। एग्जिट का मतलब है कि अपनी कंट्री जाओ, वीजा एक्सपायर, खत्म। तो वो बड़ा पैनिक सिचुएशन होती है लोगों के लिए, क्योंकि जॉब हासिल करना और उस सिचुएशन से निकल के अपनी बॉडी लैंग्वेज को वैसा रखना कि जॉब मिल जाए आपको, वो बहुत टफ होता है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई, जॉब ढूँढने का टाइम वो होता है जब तुम जॉब की पीक पे होते हो। जॉब खत्म होने का वेट नहीं करना कभी भी। जब आप अपनी पीक पे हो, दिस इज़ द राइट टाइम टू फाइंड अ जॉब। तो इसमें मुझे ये बताएँ कि लीड टाइम कितना होता है आपके पास? अगर आपकी एक जॉब जो है वो चली जाए लेट्स से जून में, तो आपका एक काम या कितने मही कुछ डू यू हैव सम टाइम बिफोर यू कैन लुक फॉर अनदर जॉब? जिस तरह एक अगेन नोटिस पीरियड। H-1B वीज़ा यूएस में आपके पास 6 महीने होते हैं। सो आई थिंक देयर 6 मंथ्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देयर इज़ अ लीड टाइम पीरियड फॉर यू टू फाइंड अ जॉब और अगर जॉब मिल जाए तो वो दूसरी कंपनी आपको H-1B स्पॉन्सर कर देगी एंड सो फोर्थ। यहाँ कोई ऐसा टाइम है आपके पास बीच में? इसमें 2 चीज़ होती हैं। एक होता है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका है जनवरी से लेके दिसंबर तक का। एक होता है आपका इकामे का पीरियड। हो सकता है कि आपका जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिसंबर तक का है, लेकिन इकामे का स्टार्ट होता है जून से लेके जुलाई तक का, ठीक है? तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी दिसंबर में ऐड होता है, तो आपके पास तब भी 6 महीने होंगे इस सिचुएशन में, अपने आप को सऊदी अरब में स्टे करने के लिए। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और इकामा सेम हो। आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, होता भी है, नहीं भी होता। लेकिन जितना इसमें गैप ज़्यादा होता है, उतना आपको फ़ायदा होता है उसका। क्योंकि आपको जैसे जॉब खत्म होती है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है अगली जॉब सर्च करने का, जितना ज़्यादा आपके पास इकामे का पीरियड होगा। क्योंकि कंपनी आपको इतना टाइम दे देती है कि आप इकामे का पीरियड पूरा कर लें अपना। क्योंकि उनको वो सैलरी उनकी रुक चुकी है, बेनिफिट खत्म हो चुके हैं, उनके लिए कोई का बर्डन नहीं रहा है। द ओनली थिंग कि आपको रिप्लेसमेंट उनका चाहिए, तो वो आपको, आपने उनके साथ काम किया तो आपको सपोर्ट करते हैं इसके अंदर वो कंपनीज़, कि जी आप इतना एक्सटेंड कर लें जितना आपका वीज़ा है, आप यहाँ रह सकते हैं, हम आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आपको एग्ज़िट दे देंगे हम, फिर आपको प्रेशराइज़ करेंगे। तो वो एक पीरियड है जहाँ पे आपको स्ट्रांगली अपने आप को जॉब फाइंडिंग में जाना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो चलें अब उ उस पे आ जाते हैं जो आपने थोड़ी-सी शुरू में भी बात की बट इफ यू कैन एक्सपैंड ऑन इट मोर कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ आपका इकामा इज़ क्लोज़ टू एक्सपायरिंग, आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या क्या हैक्स हैं, क्या तरीके हैं और इन ऑल लीगल वेज़ टू बी एबल टू स्टे इन सऊदी और एंड कीप लुकिंग फॉर अ जॉब? अपना पीरियड आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जॉब जब जाती है तो एक पैनिक तो होता है। आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने नर्व्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, आपके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि सब कुछ चल रहा होता है, सिर्फ जॉब खत्म हो जाती है। आपका रेंट भी जाना है, आप स्कूलिंग भी जानी है। वो एक पीरियड आता है जो कि बड़ा पेनफुल होता है, जो मैंने फेस किया है। लेकिन उससे निकलने के लिए अब हमने गलती क्या की थी कि हमने वो सारे स्टेप लिए थे जॉब खत्म होने के बाद, ठीक है? मैं लोगों से कहता हूँ कि आपने बहुत सारे स्टेप जॉब खत्म होने से पहले लेने होते हैं, ठीक है? आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपकी जॉब खत्म हो सकती है, क्योंकि जॉब इज़ अ जॉब। तो जब भी आप करें, देखें, आपकी फैमिली जो है ना सबसे बड़ी सपोर्टर होती है। लोग क्या करते हैं कि फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते, कंपनी की प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते, कंपनी में क्या हो रहा है आपके साथ वो डिस्कस नहीं करते। उनको लगता है कि कम फैमिली पे बर्डन आ जाएगा। नो, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों तक पहुँचाएँ बातें, लेकिन एट लीस्ट आपकी लाइफ पार्टनर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में आपके साथ क्या हो रहा है। आपके बॉसेस खुश हैं, आपकी कंपनी आपसे खुश है, नहीं है। क्योंकि जब बुरा वक़्त आता है ना, तो आपकी फैमिली आपके साथ जब भी खड़ी होती है जब उसको हिस्ट्री पता होती है। जब मेरी जॉब खत्म हुई तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम पहले से चल रही थी। तो जैसे ही मैं घर आया, मैंने वाइफ़ को बताया अपना, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ तब मैं 4 बजे घर आ गया था अपने। मैंने कहा ये हो गया, तो मेरी वाइफ़ ने पहले जो बोला कि अच्छा हुआ खत्म हो गया, आप वैसे टेंशन में थे।
अल्लाह ने कुछ बेहतर रखा होगा। तो वो जुमला सुन के मैं तो रिलीफ हो गया अच्छा खासा कि यार फैमिली को टेंशन नहीं इस वक़्त। तो वो तो है ना बड़ा ज़रूरी है कि लाइफ़ पार्टनर के साथ आपकी अलाइनमेंट क्या है इसके ऊपर। क्योंकि देखें, आपके जो खर्चे हैं ना, वो कंट्रोल आप नहीं कर सकते, आपकी फैमिली करती है। क्योंकि सबसे बड़ा बर्डन आता है जॉब खत्म होने के बाद कि आपके एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी सबसे क्रिटिकल पार्ट है इसमें। जॉब से मिलने से ज़्यादा बड़ा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आपको विज़िबिलिटी लानी पड़ेगी सारी। जितनी भी आपके पास खर्चे हैं, आप जो करते हैं हर महीने, हर दिन, आपको एक शीट पे लाने पड़ेंगे और आपको बनाना पड़ेगा कैश फ्लो अपना, कि आज आप कितना खर्च करते हैं, कितना बचेगा, ताकि आपको वो जो खर्चा आपका कम होता जा रहा है बैलेंस, वो कब तक चला सकते हैं, वो आपको उस दिन पता होना चाहिए जब ये जॉब खत्म हुई है। ताकि उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाएँगे अपनी, कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? मैं कितने खर्चे बेयर कर सकता हूँ, कितने खर्चे कम कर सकता हूँ, या कौन मुझे सपोर्ट करेगा? तो आपको पहले तो ये है कि फैमिली के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए आपकी, और फैमिली आपको सपोर्ट करेगी इसके अंदर। दूसरा ये है कि लोगों से बात करें। अपने जो करीबी दोस्त हैं, उनको बताएँ आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो लोग नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब मिलने में मुश्किल आती है। मैंने क्या किया, मैंने कई लोगों को खुल के बताया। मेरा एक दोस्त था पाकिस्तान में था उस ज़माने में छुट्टी पे, जब उसको पता लगा उसने मुझे वहीं से कॉल करी, "नदीम क्या हुआ?" मैंने कहा, "ये हो गया है।" तो उसने कहा, "यार कोई मसला नहीं, सीवी तो मैं 10 जगह भेजता हूँ तुम्हारा सीवी।" अब जब मैंने उसको बताया मेरी जॉब खत्म हो गई है बहरोज़, तो उसकी एफर्ट डिफरेंट थी, कंप्लीटली डिफरेंट। और उससे पहले मैंने उसी बंदे को सीवी भेजा था जब मैं जॉब पे था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये फ़र्क है दोनों के एटीट्यूड के अंदर, कि आपकी जब जॉब खत्म होती है तो लोग कैसा एक्शन लेते हैं, जॉब रहती है तो कैसा एक्शन लेते हैं। तो जॉब खत्म होने के बाद पहले तो ये कि आप बताएँ लोगों को, कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं जॉब इसलिए ढूँढ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। इट्स वेरी क्लियर, मेरे पास जॉब नहीं है। और ऐसे लोगों से ज़रूर बात करें जिनके साथ ये हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके साथ ये हुआ ही कभी नहीं है, तो उनके पास कोई टिप्स ही नहीं होती है आपको देने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को ढूँढा बहरोज़ जिनके साथ ये हो चुका है। मैंने एक बंदे से बात की, कहता मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुका है। कोई कह रहा है मेरे साथ तो अभी पिछले साल हुआ था। तो वहाँ से आपको ना प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया। अगर आज भी सऊदी अरब में बैठे हैं वो लोग, तो वो बड़ी वैल्यूएबल थी। लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया, यार नदीम भाई कोई मसला नहीं है, मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुका है। वो सुन के बंदा ठीक हो जाता है, यार ठीक है, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना है, क्योंकि आपको इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू देने जाने के लिए बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी है आपकी। बॉडी लैंग्वेज कैसे आएगी, जब आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपका बर्डन कम करेंगे, आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। तब जाके आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज से अच्छी तरह नेगोशिएट कर सकते हैं सैलरी आप। अदरवाइज़ अगर आप टेंशन में रहेंगे, आपके चेहरे पे आएगा यू आर जॉबलेस। जॉबलेस बंदे को जॉब ही कोई नहीं देता है। तो दूसरा काम फिर मैंने ये किया, तीसरा काम कि मैंने सैलरी से ज़्यादा जॉब ढूँढना शुरू कर दी। मैंने एक हमारे दोस्त हैं उनसे बात की कि आपके पास अगर काम है तो मुझे बता दें। उन्होंने कहा काम तो है, सैलरी नहीं है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं कल से सुबह से आ जाऊँगा 9 बजे आपके ऑफ़िस में, लैपटॉप लेके मेरे पास है। लैपटॉप भी मत दिएगा आप मुझे। तो उनके साथ मैंने काम किया, प्रोजेक्ट्स पे काम किया। मैंने उनसे कहा यार मुझे आप एक पोज़ीशन दे दें डायरेक्टर की। कहते हैं ले लो यार, क्या मसला है, काम तो तुम कर रहे हो, वो सैलरी नहीं है मेरे पास। तो उससे उन्होंने मुझे टाइटल दिया, मैंने लिंक्डइन पे अनाउंस किया। तो मेरा जॉब लेस का जो जो टाइटल था वो खत्म हो गया वहां से। एक और रिलीफ मिला। तो आपको ना रिलीफ कम करने पड़ेंगे अपना दिन ब दिन। सैलरी आपको, आप सैलरी को टारगेट ना करें, आप अपना रिलीफ कम करने का टारगेट करें सबसे पहले तो। जब वो रिलीफ होगा तो यू कैन हैव द बेस्ट इन यू। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने दोस्तों से बात की, फैमिली को सपोर्ट किया, अपने फाइनेंशियल मैनेज किए, तो आहिस्ता 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 फिर मुझे मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। एक आध जॉब मैंने हासिल की, उन्होंने कहा कि जी हम आपको पिछली जॉब से भी आधी से भी सैलरी दे रहे थे मुझे। वो ऑफर मुझे थर्ड डे आ गए थे। तो मैंने सोचा है मैं करूँ या ना करूँ। उसका नुकसान ये था मुझे कि अगर मैं उनके पास चले जाता, 1 साल के लिए बाउंड हो जाता, और मेरे पास एक लीगल कॉम्प्लिकेशन आती कि अगर आप 2 महीने बाद छोड़ते हैं, तो आपको 10 महीने की पे करना पड़ सकता था मुझे। तो मैं उसमें नहीं गया, मुझे पता थी वो बात। मैंने कहा देखें अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। आई एम नॉट फाइनलाइज़ एनीथिंग, बट आई लाइक योर कंपनी, द वे यू आर टॉकिंग टू, एवरीथिंग वाज़ फाइन, बट मैं डिड उसको जॉइन नहीं किया मैंने। मैंने वेट किया थोड़ा-सा क्योंकि मेरे पास टाइम था। 1 महीने बाद मैंने अपनी मतलब की जॉब हासिल करी थी। ये वो प्रोसेस है जो आपने समझने पड़ेंगे। सबसे अहम चीज़ है बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, वो आप ज़ाया ना होने दें। लोगों से बात करें, फ्री काम करना शुरू कर दें, ऑफ़र करना शुरू कर दें लोगों को। लिंक्डइन पे आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ। ये सारी चीज़ों के साथ आपको बहुत हेल्प मिलती है। नहीं, ये मेरी जर्नी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों को कि जो मैंने किया है वो जॉब के बाद करें। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जॉब से पहले करें। अपना नेटवर्क डिज़ाइन करें, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस पे लाएँ। जब आप मुश्किल में आते हैं, ये सारे लोग काम आते हैं आपको, बिलीव मी।
करेक्ट, थैंक यू नदीम, दिस वाज रियली हेल्पफुल। अब मेरे आखिरी 2 सवाल हैं एट बेस्ट। वन इज़ कितना आसान है स्पाउस को जॉब मिलना? अगर मेरी वाइफ़ को मैं आ जाऊँ, मुझे जॉब मिल जाए, आई मूव देयर, बट माय वाइफ़ इज़ वर्किंग हियर इन लेट्स से इन कनाडा, हाउ ईज़ी इज़ इट फॉर हर टू गेट अ जॉब एज़ वेल? मुझे याद है एक टाइम में इट इट वुड बी जस्ट वन पर्सन, मतलब वो बाहर से जिसका वीज़ा है, वर्क वीज़ा, सिर्फ़ उसी को जॉब मिलती थी और दूसरे को, स्पाउस को नहीं मिल सकती। हैव थिंग्स चेंज्ड नाउ? इज़ इट ईज़ी टू गेट अ जॉब फॉर योर वाइफ़ नाउ? ऐसा ही है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे सऊदी में वुमेन, जो सऊदी वुमेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जॉब्स के लिए। तो जो हाउस वाइफ हैं वो रेयरली मैंने देखा काम कर रही हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि उनको, आपके साथ अगर रहती हैं तो वो आपकी स्पॉन्सर में होती हैं। आप उनको मैनेज करते हैं अपने स्पॉन्सरशिप के हवाले से, आपकी सारी चीज़ें, उनका जो मेडिकल है वो भी आपकी कंपनी बेयर करती है, सारा कुछ करती है। लेकिन जब वो जॉब करेंगी तो उनको आपके स्पॉन्सरशिप से निकलना पड़ जाएगा। फिर वो दूसरी कंपनी के स्पॉन्सर पे चली जाएँगी। फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी मेडिकल उनको ना दे फिर आपकी वाइफ़ को। हो सकता है कि आपकी मेडिकल की फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर है कंपनी की, आपकी वाइफ़ की कम बेहतर है। तो जब वो फैमिली आपके स्पॉन्सर में नहीं होगी तो वो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ से अवेल नहीं कर पाएँगी। इस तरह की काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो सऊदी में नॉर्मली फॉरेन वुमेन्स को जॉब कम मिलती है। ज़्यादातर वो अगर होती हैं तो फ्रीलांसर काम करती हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काम करती है, किसी कंसल्टिंग के थ्रू काम करती हैं। तो डायरेक्ट कंपनी में मेरा बड़ा कम एक्सपीरियंस रहा है कि कोई इंडियन, पाकिस्तानी या फॉरेन कंट्री के लोग उस कंपनी में काम कर रहे हो। करेक्ट, थैंक यू। और जो आखिरी सवाल है मेरा, दैट इज़ रिगार्डिंग किड्स, या आपके भी बच्चे हैं, कि हाउ इज़ स्कूलिंग इन इन सऊदी? और मैं स्कूलिंग 3 हिस्सों में ब्रेक करना चाहता हूँ। एक एलिमेंट्री स्कूल या मिडल स्कूल, कह लें ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक। एक जो है हाई स्कूल, और फिर एक जो है कॉलेज। बिकॉज़ बहुत से लोग जो मूव करते हैं वो फिर ये भी सोचते हैं कि हमको मेबी एजुकेशन वहाँ कैसी मिलेगी और कब तक वहाँ रहना है और कब फिर बच्चों को वापस भेजना है, अगर तो इवेंचुअली भेजना है। सो अगेन, व्हाट इज़ द लेवल, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दीज़ 3 लेवल्स फ्रॉम योर लेंस? जैसे देखिए, मेरे बच्चे मैं पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी मेरी ग्रेड 10 में है, बेटा मेरा ग्रेड 12 में है, और दे ब्रॉट अप हियर, ग्रेड 1 से लेके आज तक वो यहीं पढ़ रहे हैं। तो ज़ाहिर है, जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे पाकिस्तान का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो पाकिस्तान से निकल के पता लगता है आपको। क्योंकि पाकिस्तान जैसा भी है, लेकिन स्कूलिंग सिस्टम की जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतर है वहाँ पे, कंपेयर टू, इफ आई कंपेयर फ्रॉम सऊदी। क्योंकि ज़ाहिर है टीचर्स की जो क्वालिटी यहाँ कम होती है, वो टीचर्स की क्वालिटी नहीं है। लेबनीज़ पढ़ाते हैं, इजिप्शियन पढ़ाते हैं, ज़ाहिर है वो क्वालिटी नहीं है टीचर्स की। लेकिन ये कि एक्सपेंसेस जो हैं बहुत वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप जाना किस स्कूल में चाहते हैं। तो 1000 रियाल महीने से लेके 10,000 रियाल महीने तक के स्कूल यहाँ मौजूद है। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी अचीवमेंट, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा वही सीखे जो पाकिस्तान में सीखता था, तो पाकिस्तान में पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं स्कूल में। मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तानी स्कूल में नहीं पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था दूसरे स्कूल के अंदर। इसकी वजह थी कि मैं नहीं चाहता था कि वही सब कुछ सीखें जो वहाँ होता है। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे वेरिएशन हैं, हर तरह के स्कूल मौजूद हैं यहाँ पे, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। लेकिन एक एवरेज स्कूलिंग जो अगर आप रखते हैं यहाँ पे, तकरीबन 12 से 15,000 एक नॉर्मल स्कूल की फीस यहाँ पे होती है एक बच्चे की, तकरीबन। और अगर आप ऊपर जाते हैं तो 50 तक भी जाती है। कि अच्छे स्कूल की फीस आपके तकरीबन 50,000 से कम यहाँ पे नहीं है, एक अच्छे स्कूल की फीस पर क्वार्टर, पर ईयर। पर ईयर? ओके, पर ईयर 50,000 पर ईयर एक अच्छे स्कूल की कॉस्ट यहाँ पे है। गॉट इट। और ये बताएँ कि लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है एलिमेंट्री और हाई स्कूल? अमूमन कॉलेज कॉलेज पे क्वेश्चन आता है, राइट? हाई स्कूल और कॉलेज पे। सो आई थिंक एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल तो वुड बी स्टिल गुड, अगर आपने पैसे ज़्यादा खर्च कर लिए, अच्छे स्कूल में डाल दिया। व्हाट अबाउट हाई स्कूल या कॉलेज? इज़ दैट अ कंसिडरेशन फॉर यू कि इवेंचुअली आप बच्चों को अपने हाई स्कूल या कॉलेज के लिए बाहर भेजेंगे, या यू आर कंफर्टेबल कि नहीं, सऊदी में दे कैन इवन हैव कॉलेज एजुकेशन एज़ वेल, यूनिवर्सिटी वगैरह इज़ गुड? नहीं, अब जो है रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है एजुकेशन के अंदर। तो अब यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्पेशली मेडिकल के अंदर। तो टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि 10 साल पहले ये ऐसा ही कुछ था। आज के, अगर मैं बात करूँ 2024 में, तो आज ऑप्शन मौजूद हैं कि बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है यहाँ पे।
और जिस तरह की एजुकेशन आपको चाहिए, वो भी यहाँ पे होती है। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट क्या है कि सऊदी स्कू कॉलेज में पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि सऊदी की अपॉर्च्युनिटी भी खुलती है आपके लिए। अगर आपका ड्रीम है कि आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्टे करें यहाँ पे, तो आप थोड़ा-सा ये समझें कि सऊदी आपके बच्चे पे इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है कि आप एक दिन यहाँ से छोड़ के चले आएँ उसको। अगर सऊदी स्कूल या कॉलेज आपको पढ़ाता है, तो उसका ख़्वाहिश ये भी है कि आप उस कंट्री को सर्व भी करें। तो ऑटोमेटिकली आप उस सिस्टम में आते हैं जहाँ पे जॉब भी ऑफर होती है वहाँ पे आपको। जैसे दुबई में एक कंपनी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट शारजा, वहाँ पे मल्टीनेशनल्स आती हैं और वहीं से बच्चे उठा के ले जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ पे जॉब फेयर लगते हैं, कंपनीज जाती हैं और मैनेजमेंट ट्रेनी वहीं से उठा के अपने कंपनी में ले आती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक यहाँ कंपनी है अरामको के नाम से। अरामको कंपनी क्या करती है, एक क्योंकि ब्रिटिश कंपनी है यहाँ पे। तो अरामको ने क्या किया, अरामको ने अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई यहाँ पे, क्योंकि अरामको को जिस तरह के लोग चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई यहाँ पे, पेट्रोलियम एंड गैस की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जो लोग वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो डायरेक्ट अरामको में जाते हैं। यानी उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन यूनिट बना दिया यहाँ पे। वो प्रोडक्शन यूनिट क्या करता है, वो उन्होंने अपने रिसोर्स वहीं तैयार करते हैं, अपना उनका एजुकेशन सिस्टम है, अपना करिकुलम है, अपने टीचर्स हैं सारे। तो वो अपना रिसोर्स वहीं तैयार करके अपनी ही फैक्ट्री में लगाते हैं। दिस इज वेरी स्मार्ट अप्रोच। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उस सिस्टम के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, और वो यूनिवर्सिटी के बच्चे आरामको में डायरेक्ट जाते हैं। तो जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, उसके बड़े अच्छे चांसेस हैं कि वो आरामको में जॉब मिल जाती है उसको। गॉट इट, वेरी क्लियर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बट एक क्वेश्चन मुझे और आ गया ज़हन में, व्हिच इज़ पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स हों, कनाडा में तो बहुत आसान है, आप अपने पेरेंट्स को किसी सुपर वीज़ा पे ला सकते हैं, 2 साल वो रह सकते हैं यहाँ। ऑफ कोर्स आपको उनकी इंश्योरेंस वगैरह लेनी पड़ती है, और एट सम पॉइंट इन टाइम आप उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी मुल्क में, बी इट ऑस्ट्रेलिया, बी इट यूएस, देयर इज़ अ पाथवे टू ब्रिंग योर, यूएस में शायद थोड़ा-सा मुश्किल है, बट इफ यू आर अ नेशनल यू कैन अप्लाई फॉर द ग्रीन कार्ड, इवेंचुअली यू कैन डू इट, लाइक टाइम ज़्यादा लगता है। सऊदी में इफ आई हैव पेरेंट्स, इज़ इट ईज़ी टू गेट देयर वीज़ा एज़ वेल? वीज़ा जिसमें वो मेरे साथ रह सकें, हमारे साथ रह सकें या नहीं? जी, जी, ईज़ी है, अब काफ़ी ईज़ी हो गया है, क्योंकि अब पेरेंट्स को या इन-लॉज़ को आप यहाँ पे विज़िट वीज़े बुला सकते हैं। इवन आपके मल्टीपल वीज़े लग जाते हैं यहाँ पे साल भर के। तो वीज़ा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम नाउ इन सऊदी। तो आपके पेरेंट्स इज़िली आपके साथ रह सकते हैं। बस एक शर्त इसमें होती है कि आपने हर 3 महीने में उनको एक एग्ज़िट दे के वापस लाना होता है। वो लोग क्या करते हैं फिर, जो करीब कंट्री है वहाँ ले जाते हैं, सऊदी से बहरीन ले गए उनको, या दुबई ले गए अगर पाकिस्तान नहीं जा सकते वहाँ पे। तो वो एक एक एग्ज़िट लेके वापस आना पड़ता है। लेकिन ये है कि वीज़ा इज़ वेरी ईज़ी, आप रख सकते हैं पेरेंट्स को यहाँ पे। गॉट इट। थैंक यू नदीम, दिस वाज़ रियली हेल्पफुल। आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिली, आई थिंक करेंगे ये कि मे बी विल हैव अनदर सेशन, बिकॉज़ I think we can go deeper into interview techniques, branding techniques, and resume. Resume पे भी बात करना चाह रहा था मैं, but वो that's another topic in itself. So we'll हाँ, वो certainly मिक्सअप हो call you जाता है। again. We'll certainly call you again, और उस सब topics पे भी we'll discuss and have more discussions with you on that as well. So thank you. Thanks for joining. Thank you so much, Behruz, and I think really happy to have this conversation with you. And this is, I think, long waiting conversation. Now I think my dream came true. Thank you, Nadeem. Thanks a lot. Yeah, welcome.